गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सहलगनता यानी कि लिंकेज। सहलगनता किसे कहेंगे? तो एक जर्मन का वैज्ञानिक, और जर्मन का वैज्ञानिक कौन था? जर्मन का वैज्ञानिक था सटन। तो जर्मन का वैज्ञानिक सटन ने कारकों और गुणसूत्रों के मध्य सह संबंधों को बताते हुए सहलगनता की खोज की। तो एक जर्मन का वैज्ञानिक था और जर्मन के वैज्ञानिक का नाम था सटन। उस सटन नामक वैज्ञानिक ने कारकों और गुणसूत्रों के मध्य सह संबंध को बताते हुए उन्होंने सहलगनता की क्या की? खोज की। अब यहां पर जो कारक आया, इस कारक को अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? कारक को अपन जीन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था जो जीन है ये किसके ऊपर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऊपर। और कैसे क्रम में होते हैं? तो गुणसूत्रों के ऊपर इनका जो क्रम होगा वो कैसा होगा? रेखीय। तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जो कारक को जीन कहा। अब जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों के ऊपर हजारों की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर हजारों की संख्या में क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। यानी कि एक गुणसूत्र के ऊपर अपन बात करें, एक गुणसूत्र के ऊपर भी हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? जीन। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो जीनों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है और गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है। यानी कि जीनों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से क्या होती है? ज्यादा होती है। अपन जैसे उदाहरण लें, जैसे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, इसको अपन फल मक्खी भी कह सकते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, इसे फल मक्खी भी कहते हैं। इस फल मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस फल मक्खी में गुणसूत्र पाए जाते हैं 8। लेकिन इन गुणसूत्रों के ऊपर हजारों की संख्या में क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। हजारों की संख्या में क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जिसमें गुणसूत्र टोटल कितने पाए जाते हैं? 8, लेकिन जीनों की संख्या हजारों में होती है। तो अपन कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र पर कई जीन उपस्थित होते हैं। हम कह सकते हैं अर्थात एक गुणसूत्र पर कई जीन उपस्थित होते हैं। जिसे
सहलगन जीन है। तथा इस परिघटना को सहलगनता है और जीन जिन गुणसूत्रों के ऊपर सवार होते हैं उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इस घटना को सहलगन का समूह क्या कहेंगे? सहलगनता या सहलगन समूह कहते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जर्मन का एक वैज्ञानिक था, जर्मन का वैज्ञानिक सटन ने कारक और गुणसूत्रों के मध्य सह संबंध को दर्शाते हुए सहलगनता की खोज की। यहाँ पर मैंने बताया कारक को अपन जीन कहते हैं। जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? एक क्रम में। गुणसूत्रों के ऊपर हजारों की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र के ऊपर भी हजारों की संख्या में क्या पाए जाएंगे? जीन। यानी कि जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा जीनों की तुलना में कम होगी, यानी कि जीनों की संख्या ज्यादा होगी और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया, जैसे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है और ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में फल मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और लेकिन इन 8 गुणसूत्रों पर हजारों की संख्या में क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। तो मैंने लिखा अर्थात, यानी कि एक गुणसूत्र पर कई जीन उपस्थित होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, जिससे अपन कहते हैं सहलगन जीन। और इस परिघटना को अपन क्या कहेंगे? सहलगनता कहते हैं। यानी कि जीन जिन गुणसूत्रों के ऊपर सवार होते हैं, जिन गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं, उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत यानी कि जाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो इस घटना को आप सहलगनता समूह या सहलगन समूह भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो अपना जो अगला जो प्रयोग आता है इसी के ऊपर है, अगला प्रयोग देखते हैं। अगला जो अपना जो प्रयोग है वो है बैटसन एवं पुनेट का प्रयोग। बैटसन एवं पुनेट का प्रयोग। देखो इन्होंने क्या किया 1906 में, अगर अपन सन की बात करें तो उसी सन में 1906 में कौन सी मटर? मीठी मटर। और इसका यदि अपन पूरा नाम ले लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोटेरस, अगर इसका अपन पूरा नाम ले तो इसका हो जाएगा मीठी मटर है लेथाइरस ओडोरेटस। इस पर कार्य करते हुए उन्होंने
सहलगनता जीनों के बारे में बताया। सहलगन जीनों के बारे में बताया। तो बैटसन और पुनेट का जो प्रयोग है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1906 में मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस पर कार्य करते हुए उन्होंने सहलगन जीनों के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया और प्रयोग में कैसे पुष्प लिए, उन्होंने नीले पुष्प व लंबे परागकण। अब नीले पुष्प यानी इसको अपन बी लंबे को एल, ठीक है। इन पादपों का संकरण लाल पुष्प व गोल परागकण। लाल पुष्प को छोटे बी से, गोल परागकण को छोटे एल, इन दोनों के मध्य। तो उन्होंने इस प्रयोग को समझाने के लिए क्या किया, नीले पुष्प और लंबे परागकण। तो नीले पुष्प को कैपिटल बी और लंबे परागकण को कैपिटल एल। तो इन पादपों का जो संकरण है उन्होंने लाल पुष्प और गोल परागकण वाले पादपों के मध्य कराया। और जब उन्होंने इनके मध्य परागण कराया तो उन्होंने F1 पीढ़ी प्राप्त की। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी प्राप्त हुई और F1 पीढ़ी में जो उनको पादप प्राप्त हुए वो हुए नीले पुष्प व लंबे परागकण। सिंबल देखें तो बी इससे आ जाएगा एल और एल। तो उन्होंने ये करवाया। इसका अपन कैसे होगा, ये कैसे आया, इधर देखो अपन वो लेते हैं बी एल एल और इधर ये लेते हैं। तो इन दोनों के मध्य आप विभाजन कराएंगे, तो विभाजन कराएंगे तो बी एल और यहाँ पर बी एल और ये हो जाएगा बी एल, ठीक है। उसके बाद में इनके मध्य क्रॉस करा दो 13, 14, 23, 24। तो बी एल सभी F1 पीढ़ी में आपको ये प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, क्रॉस नहीं करवाया। तो आप ऐसे आपको ऐसे क्रॉस करवाना है। तो उन्होंने क्या किया, नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधों का जो संकरण है वो किसके मध्य करवाया, लाल पुष्प और गोल परागण वाले पौधों के साथ करवाया। तो F1 पीढ़ी में उनको जो प्राप्त हुए नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधे क्या हुए, उन्होंने ऐसे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इस F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो किसके साथ करवाया, F1 पीढ़ी का जो संकरण है उन्होंने करवाया इसके साथ, लाल पुष्प गोल परागकण। फिर उन्होंने क्या किया, देखो फिर उन्होंने F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी कौन सी है, यानी कि नीले पुष्प व लंबे परागकण, ये कण बी एल एल, इन पादपों का संकरण लाल पुष्प और गोल परागकण वाले पौधों के मध्य कौन सा टेस्ट करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, ये ध्यान रखना। फिर उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी पादपों का जो संकरण है, F1 पीढ़ी पादपों का जो संकरण है वो किसके साथ करवाया, लाल पुष्प गोल परागण वाले पादपों के मध्य कौन सा क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस। अब देखो ये जो टेस्ट क्रॉस का नाम आया, टेस्ट क्रॉस अपन किससे कहेंगे, ये अपने सिलेबस में परिभाषा दी है।
टेस्टोस की परिभाषा क्या है? जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उससे अपन क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। यदि F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो किसके साथ करवाएंगे? वो अप्रभावी पीढ़ी के साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। जब उन्होंने इनके मध्य क्या किया? टेस्ट क्रॉस करवाया। तो टेस्ट क्रॉस करवाया तो क्या साफ हुआ? अपन देखते हैं। जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया तो बी एल और एल किसके साथ? इसके साथ करवाया टेस्ट क्रॉस। बी कैपिटल और तो स्मॉल। अब जब इनके मध्य करवाया तो अपन को कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F2 पीढ़ी। अपन करवा के देखते हैं। देखो यहाँ पर रखो 1 2 3 और 4। मैंने आपको बताया था 13 14 23 और 24 युग्मक बना दो 13 बी और एल, 14 बी और छोटा एल, 23 बी और एल, 24 छोटा बी और छोटा एल। ठीक है युग्मक। अब इनमें देखो दो छोटे बी हैं दो छोटे एल है तो युग्मक बनाएंगे तो अपना युग्मक बन जाएगा कौन सा? बी है। ठीक है एक ही बन जाएगा। अब इनका जो प्रोसेस अब इसको है आप याद अब इसके साथ करवाएंगे बी बी एल एल बी बी एल बी बी एल और एल बी बी छोटा ये F1 पीढ़ी प्राप्त। जब उन्होंने इस F1 पीढ़ी का संकरण लालपुष्प और प्राणी वालों के मध्य टेस्ट क्रॉस करवाया तो ये F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F2 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त होता है वो अपन को ये याद रखनी होगी ये प्राप्त होता है। लेकिन आना क्या चाहिए था? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ये अनुपात अपन को प्राप्त होना चाहिए था लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो 1 अनुपात मिलना चाहिए था लेकिन इसके स्थान पर हमको अनुपात कौन सा प्राप्त हुआ? हमको अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है समझ में आ रहा है ना? यानी कि उन्होंने क्या किया? वापस इस F1 पीढ़ी का इसके साथ कौन सा क्रॉस करवा दिया? टेस्ट क्रॉस करवा दिया। तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो अपन को अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 1 7 1 और 7 ये अनुपात प्राप्त हुआ। लेकिन अनुपात प्राप्त क्या होना चाहिए था? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हमें प्राप्त होना चाहिए था। तो अपन कह सकते हैं कि पुनर्योजों की अपेक्षा जन स्वरूपों की संख्या अधिक थी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं पुनर्योजों की अपेक्षा जन स्वरूपों की संख्या अधिक और इसमें जो स्वतंत्र अभिन्न था या फिर जो छाटे गए जो जीन थे या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं अर्थात छाटे गए जीन स्वतंत्र अप्यूहन की पालना जो मेडल का नियम है पालना नहीं करना। ठीक है यानी कि पुनर्योजों के रिकॉम्बिनेशन की अपेक्षा जो जन्मकीय स्वरूपों की संख्या अधिक थी और छाटे गए जो जीन के जो स्वतंत्र अप्यूहन के नियम की पालना नहीं करे तो इससे हमें ये पता लगता है कि जीन जिन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं वो उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में
क्या हो जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो हमारा हुआ क्या हुआ, सहलगनता कंप्लीट हो गया। अब सहलगनता के यदि अपन प्रकार देखें तो सहलगनता की प्रकार, तो सहलगनता कितने प्रकार की होती है, सहलगनता 2 प्रकार की होती है। अभी अपन देखते हैं पूर्ण सहलगनता, दूसरा उसका प्रकार हो जाएगा अपूर्ण सहलगनता। सहलगनता के प्रकार, तो सहलगनता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण सहलगनता और दूसरा होता है अपूर्ण सहलगनता। देखो दोनों की परिभाषा अगर अपन देखें तो दोनों की जो परिभाषाएं बिल्कुल इजी है। पूर्ण और अपूर्ण सहलगनता क्या होगे, जब गुणसूत्र पर उपस्थित, लिख सकते हैं परिभाषा, जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने नजदीक उपस्थित होते हैं कि, यानी कि गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो इतने नजदीक होते हैं कि उनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी की, उनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोग बनाई होती। ये इसकी परिभाषा हुई, बिल्कुल इजी है। यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन होते हैं वो इतने नजदीक होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनकी जो वंशागति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोग बनाए हुए होती है। तो उससे अपन कहेंगे पूर्ण सहलगनता। अब दूसरा आता है अपूर्ण सहलगनता। किससे कहेंगे, अपूर्ण सहलगनता में क्या होंगे, जो गुणसूत्रों पर जो जीव होंगे वो दूर दूर अपूर्ण रूप से सहलगन होंगे। क्योंकि अपन लिख सकते हैं कि गुणसूत्रों के ऊपर जो जीव होंगे वो दूर दूर सहलगन और कैसे अपूर्ण रूप से सहलगन होते हैं। क्यों? क्योंकि जीन विनिमय के दौरान पृथक्करण की जो संभावना होती है वो अधिक होती है। ये अपना हो गया अपूर्ण, यानी कि गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन होंगे वो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन होंगे वो दूर दूर अपूर्ण रूप से सहलगन होंगे, यानी कि जुड़े हुए होंगे अपूर्ण रूप से। और इस क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जीन विनिमय के दौरान जो पृथक्करण की जो संभावना होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब देखो यहाँ पर जीन विनिमय का नाम आया है। जीन विनिमय किसे कहते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्रों एवं असमजात गुणसूत्रों के मध्य जो जीनों का या फिर आनुवंशिक पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है उसके अपन कहते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा पूरा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर चलो अपन देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर
वह परिघटना होती है जिसमें समजात गुणसूत्र के असमजात, चलो अब ये अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं, जीन विनिमय आ गया, जीन विनिमय, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर इसे कहेंगे, यानी कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर वह परिघटना है जिसमें कैसे गुणसूत्रों, समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्रों, क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। ये इसकी अपनी परिभाषा होगी, परिभाषा बिल्कुल लीजिए कि जीन विनिमय वह परिघटना है होती है जिसमें समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्र के मध्य जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, जिसे अपन कहेंगे जीन विनिमय, और नए लक्षण या नए से, और इसके द्वारा फिर नए संयोग के लक्षण बनते हैं। ये क्या अपन लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहो तो समजात या समजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों का या आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन। कैसे भी परिभाषा दी है। अब ये जीन विनिमय की घटना कब होती है, ये होती है युग्मक निर्माण के समय, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। 11वीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, फिर उसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पेक्टाइन, पेक्टाइन अवस्था में घटित होती है। इस अवस्था, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि जीन विनिमय की जो घटना होती है कब घटित होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में, पेक्टाइन या पेक्टाइन अवस्था में, पेक्टाइन अवस्था में क्या होती है, घटित होती है। और अपन इसमें ये जो जीन विनिमय होता है जब इसमें समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र, या फिर एक नाम हो रहा है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किसे कहते हैं, गुणसूत्रों की भुजा। क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं, गुणसूत्रों की भुजाओं को अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। और जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है तो उस समय काइज मेटा का निर्माण होता है। क्रॉसिंग ओवर की क्या होती है, घटना होती है, उस स्थिति में किसका निर्माण होता है, काइज मेटा का क्या होता है, निर्माण होता है। और अगर इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है, देखो अपन एक उदाहरण लेकर देखते हैं। ये गुणसूत्र की भुजा है, देखो ये हो गया यहाँ पर, ये जहां पर भी मिलते हैं, देखो यहां पर हो गया क्रॉसिंग ओवर और यहां पर हो गया क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर
तो ये देखो एक ये भी और एक ये भी। अगर ये अपन आकृति देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, काइस मेटा का क्या हो रहा है, निर्माण। और इसकी देखो संरचना देख लो कैसी आकृति की है, एक्स आकृति की होती है। तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर वह परिघटना होती है जिसमें समजात गुणसूत्र के असमजात क्रोमेटिड के मध्य जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उससे अपन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये घटना घटित होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टाइन अवस्था में घटित होती है। और जब क्रॉसिंग ओवर जिस बिंदु पर होता है उससे अपन काइच मेटा कहते हैं। धन्यवाद।